देखिए 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन संपन्न हो गया है और 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर बने हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो बने हैं, वो है श्री ओम बिरला जी। श्री ओम बिरला ये 18वें लोकसभा अध्यक्ष हैं और ध्यान दें, खास बात यह है कि ये ऐसे 6वें स्पीकर हैं जो दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। इसके पहले 5 और स्पीकर रहे जो 2 कार्यकाल चुने गए। जैसे सबसे पहले स्पीकर जो 2 कार्यकाल रहे वो थे आपका M.A. आयंगर, जो 56 से 57, 56 to 57, और फिर 57 से 62 तक रहे। दूसरे हुए आपका नीलम संजीव रेड्डी, जो 67 से 69 और फिर 77 में मार्च महीने से जुलाई महीने तक लोकसभा के स्पीकर रहे। तीसरे हुए गुरदयाल सिंह ढिल्लों। गुरदयाल सिंह ढिल्लों जो है ये 69 से 71 और 71 से 75 तक लोकसभा के स्पीकर रहे। चौथे हुए बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ जो है वो 80 से 85 और 85 से लेकर के 89 तक लोकसभा के स्पीकर रहे। और इसके बाद 5वें थे जीएमसी बालियोगी, जो 98 से 99 और 99 से वर्ष 2002 तक लोकसभा के स्पीकर रहे। 2002 में इनकी जो एयरप्लेन क्रैश हो जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई और पद से हट गए। इसके बाद 6वें श्री ओम बिरला जी बने हैं, जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। दूसरा कार्यकाल है उनका 2019 से 24, इनका पहला कार्यकाल था, और 2024 से अब ये दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। आगे बढ़े इसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं ओम बिरला जी के बारे में। देखिए, ओम बिरला जी भाजपा के टिकट पर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। खास बात यह है कि ये लगातार तीसरी बार कोटा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं। 2014 पहली बार, 2019 दूसरी बार और 2024 ये तीसरी बार है। सांसद के रूप में निर्वाचित होने के पहले ये राज्य की राजनीति में सक्रिय थे। 2003 में ये सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा में विधायक के रूप में चुने गए। उसके बाद लगातार 2008 और 2013 में भी ये विधायक के तौर पर विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उसके पश्चात ये केंद्र की राजनीति में। ये तो ओम बिरला जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। अब क्योंकि ये स्पीकर निर्वाचित हो चुके हैं तो क्या होता है स्पीकर, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखें, स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है। लोकसभा की अध्यक्षता आप देखें, जैसे अगर एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो उन बच्चों को अनुशासित रखने के लिए, मर्यादित रखने के लिए एक वहां पर अध्यक्ष होना चाहिए जो उनको दिशा निर्देश देता रहे, उनका मार्गदर्शन करता रहे कि उनको किस तरीके से उनकी एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से लोकसभा में जो हमारे सांसद, नवनिर्वाचित माननीय सांसद जो निर्वाचित होकर के जाते हैं, उनका भी मार्गदर्शन करने, संविधान के अनुसार सदन का संचालन करने के लिए, उनके व्यवहार को अनुरूप बनाए रखने के लिए, उन्हें अनुशासित रखने के लिए लोकसभा में भी एक अध्यक्ष को चुने जाने की परंपरा स्थापित की गई है और इसी लोकसभा के अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है। हालांकि ये सबसे पहली बार, अगर हम इसके बारे में बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के सृजन का प्रावधान किया गया और 1921 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद लाया गया और 1921 में उस समय लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। और पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे फ्रेडरिक व्हाइट, ये प्रेसिडेंट बने थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे पहली बार डिप्टी स्पीकर बने थे। लेकिन 1925 में पहली बार किसी भारतीय ने लोकसभा के अध्यक्ष पद को संभाला था ब्रिटिश काल में, और ये थे विट्ठल भाई पटेल, जो 1925 में लोकसभा के स्पीकर बने। ये पहले भारतीय थे। देखें, 1919 के अधिनियम से जब इस पद का सृजन हुआ तो इसको प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। 1935 का जो अधिनियम लाया गया उसमें पहली बार डिप्टी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के स्थान पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शब्द को लाए जाने की बात कही गई थी। हालांकि 1935 का अधिनियम पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, इसलिए यह पद का जो नामकरण है अभी 1947 तक ये उसी तरीके से प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट ही कहा जाता रहा। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम परिवर्तित करके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कर दिया गया। तो ये परंपरा रही है। भारत के पहले स्पीकर बने थे श्री जी.वी. मावलंकर, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी भारत के पहले स्पीकर बने थे स्वतंत्र भारत के।
तो ये तो स्पीकर का पद हो गया। देखें स्पीकर चुना कैसे जाएगा, तो स्पीकर के संदर्भ में जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 93 में आर्टिकल 93 ये कहता है कि जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जब शपथ ग्रहण हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों का, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्वारा तय की गई तारीख को जो सदस्य होंगे लोकसभा के, वो अपने बीच में से दो लोगों को चुनेंगे, एक को स्पीकर के तौर पर चुनेंगे और एक को डिप्टी स्पीकर के तौर पर चुनेंगे। तो पहले सबसे पहले स्पीकर को चुना जाता है, जिसके निर्वाचन की तिथि जो है वो राष्ट्रपति तय करते हैं, और उसके बाद जब स्पीकर चुन लिया जाता है तब स्पीकर जो है वो डेट तय करते हैं जब डिप्टी स्पीकर को चुना जाएगा। तो ये इनके निर्वाचन का तरीका है। हालांकि आम सहमति से ही जो स्पीकर है वो निर्वाचित हो जाते हैं, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के आपस में आम सहमति से स्पीकर चुनने की परंपरा भारत में रही है। इस बार ऐसा लग रहा था कि विपक्ष भी अपना कोई कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये परंपरा कायम रही और एक बार फिर आम सहमति से ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष की आम सहमति से ही स्पीकर को चुन लिया गया है। और आप देखेंगे कि जब स्पीकर को चुन लिया जाता है आम सहमति से, तो आम सहमति कैसे पता लगता है? जो प्रधानमंत्री होते हैं और जो विपक्ष के नेता होते हैं, दोनों मिलकर उस व्यक्ति को जिसको स्पीकर चुना गया है उनको उनके सीट तक छोड़ते हैं और उनको अध्यक्ष पद पर विराजमान करके फिर वापस लौट आते हैं। तो इस तरीके से आम सहमति से स्पीकर को चुना जाता है। एक चीज और आपने देखा होगा कि जब अभी विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी जब श्री ओम बिरला जी को लोकसभा स्पीकर के कुर्सी तक छोड़ने गए, उसके बाद सीधा ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मतलब सारे माननीय सदस्यों को उन्होंने बोलने का अधिकार दिया कि वो बोले इस निर्वाचन के पश्चात, यानी काम शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि उन्होंने कोई शपथ नहीं लिया। तो इसका मतलब यह है, याद रखें कि स्पीकर जो होता है उसके पद का कोई शपथ नहीं होता। स्पीकर एकमात्र ऐसा पद है जिसका अपना कोई शपथ नहीं होता। बतौर वो लोकसभा के निर्वाचित सांसद के तौर पर ही शपथ लेते हैं और उनको शपथ कौन दिलवाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। इस तरीके से शपथ ग्रहण होता है। इसके बाद जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, इनको कार्यकाल की सुरक्षा भी दी गई है। इसका मतलब यह है कि स्पीकर को जब चाहे तब पद से नहीं हटाया जा सकता। बहुत ही गौरवशाली पद है, ये गौरवमयी पद है। स्पीकर पद से कैसे हटेंगे इसके बारे में आर्टिकल 94 जो है वो बताता है संविधान में, और 94 ये कहता है कि 3 तरीकों से हट सकते हैं। नंबर 1, वो डिप्टी स्पीकर को अपना त्याग पत्र दे करके पद छोड़ सकते हैं। नंबर 2, अगर वो लोकसभा के सदस्य ना रह जाए, अगर उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाती है किसी भी कारण से, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष पद पर भी नहीं रह सकते। और नंबर 3, उन्हें पद से हटाने की विशेष प्रक्रिया है। देखिए, जब भी लोकसभा के स्पीकर को पद से हटाना होगा तो हटाने के लिए एक संकल्प जो है वो लाया जाता है। कोई भी निर्वाचित सांसद जो है वो संकल्प लोकसभा में एक रेजोल्यूशन लेकर के आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके साथ 50 अन्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का समर्थन भी होना चाहिए और 14 दिन की पूर्व सूचना देकर के ही ऐसा ला सकता है। मतलब स्पीकर को सूचना देनी पड़ेगी। इसके बाद फिर वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ना, निरपेक्ष बहुमत से पारित हो जाए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ, जैसे लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ 543 है, उसके 50% प्लस होने, यानी 272 से अगर वो पास हो जाए तभी स्पीकर पद से हटता है। और जैसे ही स्पीकर पद से हटेगा तो फिर उसके कार्यों की जिम्मेदारी डिप्टी स्पीकर संभालता है और फिर एक निश्चित तारीख तय करके फिर स्पीकर का चुनाव कर लिया जाता है। तो ये इस तरीके से स्पीकर को कार्यकाल की सुरक्षा भी दी गई। अब सबसे खास बात यह है कि आखिर स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण होने के पीछे रीजन यह है कि उसे जो शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदान की गई है, जैसे नंबर 1, उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है। अनुशासनात्मक कार्यवाही मतलब यदि किसी माननीय सांसद का व्यवहार जो संविधान की मर्यादा के अनुरूप अगर नहीं है, तो लोकसभा स्पीकर को यह पावर है कि वो उसे निलंबित कर सकते हैं। यह निलंबन की अवधि 5 दिनों की हो सकती, अधिकतम 5 दिनों की। दूसरी सबसे खास बात, अगर दल बदल निरोधक कानून के उल्लंघन का दोषी पाया जाए अगर किसी सदस्य को, तो उन सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में, यानी उनको अयोग्य ठहराने, उनको डिस्क्वालिफिकेशन देने का भी अधिकार केवल स्पीकर को ही होता है। 2 चीजें हो गई। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई सदस्य है
उस सदस्य को वोट देने का अधिकार देना है, वोट अलाउ करना है या नहीं करना है, यह भी अंतिम रूप से निर्भर होता है लोकसभा के स्पीकर पर। एक आपके साथ इसमें साझा करूंगा एक उदाहरण को। जैसे 1999 में, वर्ष 1999 में, जब जीएमसी बालयोगी लोकसभा के स्पीकर थे, उस समय जब जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया, सरकार द्वारा जब बहुमत सिद्ध किया जाना था, तो उस समय गिरधर गमांग जो है वो लोकसभा के सांसद भी थे और वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो उनको अगर वोट डालने के लिए अलाउ करना था या नहीं करना था, ये अध्यक्ष पर निर्भर था। तो जीएमसी बालयोगी ने उनको अलाउ कर दिया और वोट डालने के बाद 269 पक्ष में, मतलब सरकार के पक्ष में, और 270 विपक्ष में हो गए और सरकार गिर गई थी। इस तरीके से इतना महत्वपूर्ण पद होता है। इसके साथ साथ कोई बिल, मनी बिल है या नहीं है, उसको भी तय करने का अधिकार केवल स्पीकर का ही होता है। इसके अलावा जब भी कोई बिल गवर्नमेंट लेकर के आती है लोकसभा के समक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को, यह पावर होता है कि वो डायरेक्ट वोटिंग के लिए रख दे, चर्चा के लिए रख दे, या फिर वो उसको सेलेक्ट कमेटी को या स्टैंडिंग कमेटी को भेज दे। स्टैंडिंग कमेटी देखें, स्थायी समितियों को कहते हैं। लोकसभा के अंतर्गत और राज्यसभा के अंतर्गत भी स्थायी समितियां होती हैं। अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्यों को लेकर के एक स्थायी समिति बनाई जाती है, जो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहले चर्चा करती है और अपनी राय देती है। उसके बाद सदन में उसके ऊपर चर्चा और वोटिंग करवाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं लोकसभा स्पीकर को, इसीलिए स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस तरीके से जो स्पीकर है वो अपने दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। तो ये था स्पीकर के संदर्भ में कुछ सारगर्भित जानकारी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।